नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्ट्रीम स्टडी पे। मैं नीतीश शर्मा आज आपको हिंदी भाषा के विकास के बारे में पढ़ाऊंगा। तो बिल्कुल जो लोग पहली बार चैनल पे आ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में लगा हुआ बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों बता दूं, हिंदी भाषा का विकास जो है इससे आपको श्योर है कि सभी एग्जामों में 1, 2, 3 प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। तो बिल्कुल सभी लोग वीडियो को लास्ट तक देखेंगे। मैं आपको हिंदी भाषा के विकास के बारे में बहुत ही अच्छे से पढ़ाने वाला हूं और अंत में आपको ट्रिक भी बताऊंगा दोस्तों। तो बिल्कुल चीजें आपको हमेशा के लिए याद हो जाएंगी, तो सभी लोग बने रहेंगे। आइए शुरू करते हैं दोस्तों। देखिएगा, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हिंदी भाषा के विकास के अंतर्गत हमें क्या क्या पढ़ना है। तो पहले पढ़ेंगे दोस्तों भाषा, उसके बाद लिपि, उपभाषा एवं बोलियां। यानी भाषा क्या होती है, लिपि क्या होती है, उपभाषा एवं बोली, यानी किस क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती है, इसके बारे में हम लोग बहुत अच्छे से चर्चा करेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले भाषा। भाषा क्या होती है दोस्तों? तो भाषा की उत्पत्ति किससे हुई है? भाष धातु से हुई है। भाषा की उत्पत्ति किससे हुई है? भाष धातु से हुई है, जो एक संस्कृत का शब्द है जिसका अर्थ होता है बोलना। जिसका अर्थ क्या होता है दोस्तों? बोलना। अब बात करेंगे भाषा की परिभाषा के बारे में। तो भाषा की परिभाषा कैसे दी जा सकती है? तो भाषा वह माध्यम है, भाषा वह माध्यम है, या फिर आप कह सकते हैं कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने विचारों को किसी के सामने अभिव्यक्त करता है, यानी प्रकट करता है, उसे हम भाषा कह सकते हैं। ठीक, भाषा क्या होता है दोस्तों? कम्युनिकेशन का एक माध्यम होता है। भाषा के द्वारा ही एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से अपनी बातों को कह सकता है। इसके अभाव में हम क्या करते हैं दोस्तों? भाषा यदि नहीं होती तो हम अपनी बातों को, अपने विचारों को किसी के सामने प्रकट नहीं कर पाते थे। हमारे अंदर इसको प्रकट करने के लिए बहुत सारी कठिनाइयां हुआ करती थी। तो समझिएगा, बात की जाए भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो ध्वनि है। भाषा की सबसे छोटी इकाई जब भी पूछी जाए तो ध्वनि है। अब बात है कि यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, प्राचीन काल में क्या हुआ था दोस्तों? प्राचीन काल में जो आदि मानव हुआ करते थे उनके अंदर भाषा का ज्ञान नहीं था, उन्हें भाषा का पूरा तरह से ज्ञान नहीं था। तो वो क्या करते थे दोस्तों? अपने भावों को, अपने विचारों को किसी के सामने अभिव्यक्त करने के लिए संकेतों का प्रयोग करते थे, यानी सांकेतिक माध्यम से वो अपने भावों को किसी के सामने व्यक्त करते थे। तो इसमें उनको बहुत सारी कठिनाइयां होती थी, यानी पूरी तरह से वो अपनी सारी बातों को किसी के सामने व्यक्त नहीं कर पाते थे। तो धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतता गया, जैसे जैसे और विकास होता गया, तो वैसे वैसे उनके अंदर दोस्तों भाषा का भी ज्ञान होने लगा। यानी उनके मुख से जो भी ध्वनियां निकली, जैसे वो इशारा में ऐसे बात करते थे और आ, ई, ऊ करके एक दूसरे को संबोधित करते थे, तो उसी से किसका निर्माण हुआ है दोस्तों? ध्वनि का निर्माण हुआ है, ध्वनि का। और जब भी आपसे पूछी जाए कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो ध्वनि होती है। याद रखिएगा, ध्वनि से क्या बनता है? ध्वनि से शब्द बनता है। ठीक, ध्वनि का जब सार्थक मेल होता है तो उसी से शब्द का निर्माण होता है, और शब्द से क्या बनता है? एक वाक्य का निर्माण होता है, और अंत में जाकर के यही एक भाषा का रूप धारण कर लेती है। तो अब बात करेंगे दोस्तों, भाषा अभिव्यक्ति के 3 माध्यम होते हैं। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी कि भाषा क्या होता है और किस धातु से इसकी उत्पत्ति हुई है। तो अब बात करेंगे दोस्तों भाषा अभिव्यक्ति के माध्यम। तो आपको बता दूं, भाषा अभिव्यक्ति के 3 माध्यम होते हैं। भाषा अभिव्यक्ति के कितने माध्यम होते हैं? 3 माध्यम होते हैं। कौन कौन से? तो पहला है लिखित, दूसरा मौखिक और तीसरा सांकेतिक। तो सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों मौखिक भाषा के बारे में। मौखिक भाषा क्या होती है? तो इसके अंतर्गत व्यक्ति अपने विचारों को, यानी मौखिक भाषा के अंतर्गत व्यक्ति अपने विचारों को किसी के सामने बोलकर, यानी वाणी द्वारा बोल करके व्यक्त करता है, उसे हम मौखिक भाषा कहते हैं। दूसरी बात करते हैं लिखित भाषा के बारे में। तो लिखित भाषा क्या होती है? इसके अंतर्गत व्यक्ति अपने विचारों को लिख करके किसी के सामने प्रकट करता है। तीसरा आता है सांकेतिक भाषा। तो सांकेतिक भाषा क्या होती है दोस्तों? इसमें व्यक्ति अपने विचारों को किसी के सामने संकेतों के माध्यम से व्यक्त करता है। समझिएगा बात को, देखिएगा। मौखिक भाषा जो है दोस्तों यह सबसे सरल भाषा होती है। मौखिक भाषा सबसे सरल भाषा होती है और मौखिक भाषा का ही प्रयोग अधिकतर किया जाता है। मौखिक भाषा का ही प्रयोग अधिकतर किया जाता है। जैसे मैं अभी आपको अपनी बातों को मौखिक रूप से ही बता रहा हूँ, मौखिक रूप से। यदि मैं इसी को लिख रहा हूँ जो कुछ इस पर, तो वह क्या हो जाएगा? हमारा लिखित भाषा हो जाएगा। जब मैं मुंह से बोल रहा हूँ यह मौखिक भाषा है। ठीक, तो समझ में आ गया होगा आपको, इसका अधिकतर प्रयोग होता है और यह जो है मौखिक भाषा सबसे सरल होती है। बात करते हैं लिखित भाषा के बारे में। तो लिखित भाषा की जो आधारभूत इकाई होती है वर्ण होता है, यानी लिखित जो भाषा है यह वर्ण के ऊपर ही निर्भर करता है कि हमारे लिखने का तरीका क्या है। यदि जितना अच्छा हम वर्ण उसमें प्रयोग करेंगे,
जितने अच्छे शब्दों का हम प्रयोग करेंगे उतना ही हमारा जो लिखित भाषा है प्रभावी बनेगा। तीसरा बात करते हैं सांकेतिक भाषा के बारे में। तो सांकेतिक भाषा जो क्या है दोस्तों, तो यह सबसे कठिन भाषा होती है। सांकेतिक भाषा सबसे कठिन भाषा होती है और इसका प्रयोग कब किया जाता है, तो इसका प्रयोग अधिकतर गूंगे लोग करते हैं, यानी जो दिव्यांग होते हैं बच्चों के द्वारा इसका प्रयोग किया जाता है। समझिएगा बात को, जो छोटे बच्चे होते हैं उनको अभी भाषा का ज्ञान पूर्ण रूप से नहीं हुआ रहता है। जैसे जैसे वो बड़े होते हैं तब जाके वो अपने माता पिता से धीरे धीरे सीख करके वो बोलना सीखते हैं। तो सबसे पहले वो क्या करते हैं, जब बच्चे छोटे थे तो उनको भूख लगती थी तो वो अपने मम्मी से डायरेक्ट ऐसे नहीं बोलते थे कि हमको खाना ला के दो, बोलते थे, कुछ इशारा करते थे या फिर रोते थे या फिर खाना दिखाते थे, तो उनकी मम्मी समझ जाती थी कि हमारा बच्चा क्या कर रहा है, खाना मांग रहा है। तो वो बच्चा क्या कर रहा है दोस्तों, सांकेतिक भाषा के माध्यम से अपने विचारों को अभिव्यक्त कर रहा है। ठीक, तो अब बात इतनी तो हमें क्लियर हो गई कि अभिव्यक्ति के 3 माध्यम, मौखिक, लिखित और सांकेतिक। सबसे सरल भाषा मौखिक और इसमें वर्ण की आधारभूत इकाई होती है लिखित भाषा में, यानी हमारा वर्ण जितना अच्छा होगा, जितना शब्द अच्छे होंगे उतना ही लिखित भाषा हमारी प्रभावी होगी। और इसका अधिकतर प्रयोग कहाँ किया जाता है दोस्तों, कार्यालयों में किया जाता है, शिक्षा में किया जाता है लिखित भाषा का प्रयोग। और सांकेतिक भाषा का प्रयोग आपसे पूछा जाए तो बिल्कुल जो ट्रैफिक पुलिस होते हैं, जो ट्रैफिक पे लाइट लगी होती है रेड ग्रीन, ये सब एक संकेत के माध्यम होते हैं, उसी के द्वारा व्यक्ति समझ जाता है कि हमसे क्या कहा जा रहा है। अब इतना तो क्लियर हो गया। अब बात करेंगे परिनिष्ठित भाषा के बारे में। तो परिनिष्ठित भाषा क्या होती है दोस्तों, बोली को जब व्याकरण से परिष्कृत कर दिया जाता है, यानी कहने का मतलब है, सीधा सा मतलब है कि बोली को जब व्याकरण से परिष्कृत करने का मतलब कि बोली में जब व्याकरण का प्रयोग होने लगता है। तो अभी आपको बता दूं बोली क्या होती है, तो अभी मैं इसके बारे में आगे बात करूंगा कि बोली क्या होती है और उपभाषा क्या होती है। तो सबसे पहले समझ लीजिए परिनिष्ठित भाषा क्या है। तो परिनिष्ठित भाषा बोली को जब व्याकरण से परिष्कृत कर दिया जाता है तो वह क्या बन जाती है दोस्तों, परिनिष्ठित भाषा बन जाती है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, खड़ी बोली लिखा गया है। क्या लिखा गया है, खड़ी बोली। यानी खड़ी बोली जो थी दोस्तों यह कभी बोली हुआ करती थी, खड़ी बोली कभी बोली हुआ करती थी, लेकिन आज यह क्या है दोस्तों, परिनिष्ठित भाषा बन गई है। क्यों? क्योंकि इसमें साहित्य रचना भी हो चुकी है। इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो शिक्षा में किया जाता है, साहित्य में किया जाता है और शासन में किया जाता है परिनिष्ठित भाषा का। तो यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। तो बिल्कुल सभी चीजों को बहुत ही अच्छे से और समझते हुए चलिएगा। यदि आपको जरूरत हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए अब बात करेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक आ रहा है भाषा परिवार। यहाँ से आपको जरूर क्वेश्चन पूछा जाता है। समझिएगा भाषा परिवार क्या है दोस्तों। तो आपको बता दूं हिंदी की जो भाषा परिवार है यह भारोपीय भाषा परिवार है। आपसे क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्ट पूछा जाता है कि हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है, तो आप क्या बताएंगे, भारोपीय भाषा परिवार की हिंदी भाषा है। अब समझिएगा इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है। क्या रीजन है दोस्तों, इसका नाम भारोपीय क्यों पड़ गया, तो प्राचीन काल में यानी लगभग 1500 ईसा पूर्व के आसपास, 1500 ईसा पूर्व के आसपास जो आर्य थे तो वो क्या किए दोस्तों, कुछ आर्य यूरोप चले गए, कुछ आर्य कहाँ चले गए, यूरोप चले गए, और कुछ आर्य ईरान के रास्ते भारत चले गए। यानी कुछ आर्य जो यूरोप चले गए और जो आर्य भारत आए थे, इन दोनों की भाषा लगभग मिलती जुलती थी। यानी कहने का मतलब जो यूरोपीय आर्य थे वह क्या बोलते थे दोस्तों, मदर बोलते थे। क्या बोलते थे, मदर बोलते थे। और जो आर्य भारत में आए थे वह इसी को मातृ बोलते थे। क्या बोलते थे, मातृ। जैसे फादर बोलते हैं तो उसको हिंदी में या संस्कृत में पितृ बोला जाता है। तो बिल्कुल उसी के मेल से, यानी इन दोनों के मेल से जिसकी उत्पत्ति हुई है उसकी उत्पत्ति हुई है हिंदी की। किसकी उत्पत्ति हुई है, हिंदी की उत्पत्ति हुई है। तो इसीलिए इसका नाम पड़ गया दोस्तों भारोपीय भाषा परिवार। क्यों, क्योंकि यूरोप और भारत के दोनों भाषाओं के मेल से इसका उत्पत्ति हुआ है हिंदी भाषा का। तो बिल्कुल इसी वजह से इसका नाम पड़ गया भारोपीय भाषा परिवार। तो जब भी आपसे पूछा जाए हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है तो भारोपीय भाषा परिवार बताएंगे। तो बिल्कुल अब आगे बात करेंगे दोस्तों हम कि उपभाषा क्या होती है एवं बोलियां क्या होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आइए, उपभाषा को जानने से पहले मैं आपको हिंदी भाषा के विकास के क्रम के बारे में बताना चाहूंगा, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में
प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। तो देखिएगा, सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है दोस्तों? संस्कृत है। सबसे प्राचीन भाषा जब भी पूछी जाए तो संस्कृत बताइएगा। उसके बाद से किसका विकास हुआ है? पाली का हुआ है, फिर प्राकृत का, फिर अपभ्रंश का, उसके बाद अवहट, और अवहट के बाद दोस्तों प्राचीन हिंदी, या फिर इसको आप प्रारंभिक हिंदी भी बोल सकते हैं। और आधुनिक हिंदी जो है दोस्तों, आज के जमाने में जिस हिंदी का हम प्रयोग करते हैं वह हिंदी का मिश्रित रूप है। यानी आज के जमाने में हम मिश्रित हिंदी का प्रयोग करते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें हम लोग फारसी, उर्दू, अंग्रेजी, कई भाषाओं शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो बिल्कुल इसीलिए इसको हम क्या बोल सकते हैं? मिश्रित हिंदी। तो इतना हमें समझ में आ गया तो बिल्कुल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं बात करूंगा हिंदी भाषा के विकास के क्रम के बारे में, आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। तो देखिए, सबसे पहले मैं बात करूंगा दोस्तों लिपि के बारे में, और उसके बाद से उपभाषा एवं बोलियां, इसको मैं बहुत ही अच्छे तरीके से बताऊंगा। ट्रिक के माध्यम से आपको बता दूंगा कि किस क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती है और किस उपभाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है। तो बिल्कुल बहुत ही अच्छे से बताऊंगा दोस्तों। अपभ्रंश क्या होता है? तो अपभ्रंश मतलब एक बिगड़ा हुआ रूप, यानी प्रकृति से बिगड़ करके अपभ्रंश हुआ, उसके बाद से प्राचीन हिंदी का निर्माण हुआ। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा लिपि के बारे में। तो लिपि क्या होता है दोस्तों? लिपि जो है, लिपि का अर्थ होता है लेखन प्रणाली, यानी लिखने का जो तरीका है, लिखने का जो तरीका होता है, लिखने की जो पद्धति होती है, उसे हम क्या कहेंगे? लिपि कहेंगे। जैसे मैं अभी यहाँ पर लिख रहा हूँ क, इसी को मैंने ऐसे लिख दिया के। तो यानी मेरे लिखने का जो तरीका है, मेरे लिखने का जो ढंग है, मैं जिस रूप में उसे लिख रहा हूँ वह क्या है? लिपि है। लिपि क्या है दोस्तों? लिपि क्या होती है? तो हम अपनी बातों को जिस तरीके से, जिस लहजे में लिख देते हैं, जब भी लिख देंगे तो वह किसी न किसी लिपि में लिखेंगे। तो इस समय यह मैंने जो लिखा है क, यह मैंने देवनागरी लिपि में लिखा है। और आपको बता दो दोस्तों, हमारी राजकीय भाषा क्या है? तो हमारी राजकीय भाषा हिंदी है। इसके बारे में मैं अभी आपको आगे चर्चा करूंगा कि कब इसको अपनाया गया था और कब संशोधन करके इसमें और कितनी भाषाओं को जोड़ा गया है। तो देखिएगा, इसकी लिपि क्या है दोस्तों? तो इसकी लिपि देवनागरी लिपि है। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी लिपि है? तो देवनागरी लिपि है। यह बाएं से दाएं की तरफ लिखी जाती है। किधर से किधर की तरफ? बाएं से दाएं की तरफ। और आपको बता दूं, सबसे प्राचीन लिपि जब भी पूछ गए आपसे, तो सबसे प्राचीन लिपि ब्राह्मी लिपि है। ब्राह्मी लिपि से ही देवनागरी लिपि का विकास हुआ है। प्राचीन काल में जो अशोक के अभिलेख थे दोस्तों, वह इसी लिपि में हमें प्राप्त होते हैं, ब्राह्मी लिपि में, या फिर खरोष्ठी लिपि में। एक खरोष्ठी लिपि भी है, सुने होंगे आप। तो उसमें अशोक के अभिलेखों को लिखा गया है इसी लिपि में, ब्राह्मी लिपि में और खरोष्ठी लिपि में। तो इतना हमें बात समझ में आ गया दोस्तों। इसके बाद आगे अब हम चर्चा करेंगे उपभाषा एवं बोलियां। आइए अब बात करते हैं दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, बोली एवं उपभाषा। यहाँ से प्रश्न आपको जरूर देखने को मिलेंगे। बोली क्या होती है, उपभाषा क्या होता है, और किस क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती है। तो समझते हैं सबसे पहले दोस्तों बोली, यानी बोली क्या होती है। तो बोली एक छोटे क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा कहलाती है। यानी बोली जो होती है दोस्तों, इसका क्षेत्र जो होता है बहुत सीमित होता है। यानी कहने का मतलब, इसका जो क्षेत्र होता है छोटा क्षेत्र होता है, किसी क्षेत्र विशेष में बोली जाती है, उसे हम क्या बोलते हैं? बोली कहते हैं। और यहाँ पर एक ध्यान रखने वाली बात क्या है दोस्तों, बोली में कभी भी साहित्य रचनाएं नहीं होती हैं। बोली में कभी भी साहित्य रचनाएं नहीं होती हैं। यह एक छोटे से क्षेत्र में बोली जाती है। देखिएगा, समझिएगा, यहाँ पे एक अपवाद है दोस्तों, अवधि। अवधि क्या है? तो अवधि भी एक बोली है। अवधि क्या है? तो एक बोली है। इसमें कई सारी साहित्य रचनाएं हुई हैं। इसमें कई सारी साहित्य रचनाएं हुई हैं दोस्तों, समझिएगा। अब बात करते हैं उपभाषा के बारे में। तो उपभाषा क्या है? तो बोली में जब साहित्य रचनाएं होने लगती हैं, बोली में जब भी साहित्य रचनाएं होने लगती हैं और इसके क्षेत्र का विस्तार हो जाता है, तब वो बोली ना रहकर क्या हो जाती है? उपभाषा का रूप धारण कर लेती है। तो पहले क्या हुआ करता था दोस्तों, अवधि जो थी ना, यह क्या थी? अवधि बोली थी। अवधि बोली थी, और जब इसमें साहित्य रचनाएं होने लगी, इसके क्षेत्र का विस्तार हो गया, यानी अधिकतर लोग इस भाषा का प्रयोग करने लगे, तब यह बोली न रह करके क्या बन गई? उपभाषा बन गई। तो याद करिएगा, बिल्कुल ध्यान से समझते हुए चलिएगा, बोली और उपभाषा, इतना बात आपको समझ में आ गया। अब मैं बताना चाहूंगा कि जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन नामक एक अंग्रेज अधिकारी था, जिसने सन 1927 में, कब? सन 1927 में एक पुस्तक लिखी थी, भारतीय भाषा सर्वेक्षण। भारतीय भाषा सर्वेक्षण, ए लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, ए लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, जिसमें इन्होंने क्या बताया है दोस्तों, तो बोली और उपभाषा का वर्गीकरण किया था।
सर्वप्रथम जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने सन 1927 में बोली और उपभाषा का अपनी इस पुस्तक भारतीय भाषा सर्वेक्षण में वर्गीकरण किया था। यहाँ से प्रश्न आपको पूछा जा सकता है, तो बिल्कुल आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी मैं इसके आगे चर्चा करूंगा कि किस क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती है और किस अपभ्रंश से उसका विकास हुआ है, किस उपभाषा के अंतर्गत कौन सी बोलियां आती हैं। तो आइए अब देखते हैं किस क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती है और उपभाषाएं उसकी क्या है। तो सबसे पहले मैं बता दूं दोस्तों, उपभाषाएं तो हिंदी में मुख्य रूप से कितनी उपभाषाएं हैं? 5 उपभाषाएं हैं। और बोलियां कितनी है? तो 18 या फिर 17। यहाँ पे 18 17 क्यों लिखा गया है? तो आपको बता दूं, पहले जो बोलियां थी दोस्तों उनकी संख्या कितनी थी? 18 थी और अब कितनी हो गई है? तो 17 हो गई है। अभी मैं आपको आगे बताऊंगा कि क्यों 17 हो गई है। तो चलिए सबसे पहले उससे पहले मैं बात करना चाहूंगा पश्चिमी हिंदी के बारे में। तो पश्चिमी हिंदी का विकास किससे हुआ है? शौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। जब भी आपसे पूछे पश्चिमी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है, क्या आंसर करेंगे? शौरसेनी अपभ्रंश से। इसके अंतर्गत कौन कौन सी बोलियां आती हैं? तो सबसे पहली बोली है दोस्तों ब्रजभाषा। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत ब्रजभाषा, इसको अंतर्वेदी के नाम से भी जानते हैं। ब्रजभाषा को एक और नाम से जाना जाता है, अंतर्वेदी के नाम से। और यह कहाँ बोली जाती है? तो मथुरा, वृंदावन और उसके आसपास के क्षेत्रों में ब्रजभाषा बोली जाती है। दूसरी है दोस्तों कन्नौजी। कन्नौजी कहाँ बोली जाती है? तो कन्नौज में बोली जाती है। तीसरी हमारी बोली जाती है बुंदेली। यह कहाँ बोली जाती है? बुंदेलखंड में बोली जाती है और उसके आसपास के क्षेत्रों में बोली जाती है। चौथी बोली है दोस्तों बांगरू। इसको हरियाणवी के नाम से भी जानते हैं। बांगरू को हरियाणवी के नाम से भी जानते हैं। और यह कहाँ बोली जाती है? तो हरियाणा में बोली जाती है और उसके आसपास के क्षेत्रों में बोली जाती है। पांचवी हमारी बोली है खड़ी बोली। खड़ी बोली को कौरवी के नाम से भी जानते हैं। खड़ी बोली को कौरवी के नाम से भी जानते हैं। और यह कहाँ बोली जाती है? तो दिल्ली और मेरठ तथा उसके आसपास के क्षेत्रों में बोली जाती है। तो आइए इसको याद करने का मैं आपको एक सिंपल सा तरीका बता रहा हूँ, तो बिल्कुल आपको यह हमेशा के लिए याद रह जाएगा। समझिएगा बात को थोड़ा सा। देखिए इसके लिए मैंने ट्रिक लिखा है दोस्तों, पश्चिम के ब्रज में कटना बंद हुए बाघ और कन्नौज में खड़ी है लाट। ध्यान से सुनिएगा, पश्चिम के ब्रज में कटना बंद हुए बाघ और कन्नौज में खड़ी है लाट। यानी पश्चिम से आपका क्या हो जाएगा? पश्चिमी हिंदी, ब्रज से ब्रजभाषा, बंद से बुंदेली, बाघ से बांगरू, कन्नौज से कन्नौजी और खड़ी से खड़ी बोली। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं कि पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी बोलियां आती हैं। तो बिल्कुल आपको बात समझ में आ गई होगी। चलिए अब बात करते हैं दोस्तों पूर्वी हिंदी के बारे में। अगली हमारी बोली है उपभाषा है, उपभाषा है पूर्वी हिंदी। तो पूर्वी हिंदी का विकास किससे हुआ है? अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है। पूर्वी हिंदी का विकास आपसे जब भी पूछे तो क्या बताएंगे? अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है। और इसके अंतर्गत कितनी बोलियां आती हैं? तो इसके अंतर्गत 3 बोलियां आती हैं। पहला है छत्तीसगढ़ी। यह कहाँ बोली जाती है? तो छत्तीसगढ़ में। दूसरी है बघेली। यह बघेलखंड, रीवा और सतना तथा एमपी के क्षेत्र में बोली जाती है। और अवधी जो है दोस्तों तीसरी हमारी बोली है अवधी। यह लखनऊ, इलाहाबाद, फैजाबाद, बाराबंकी इन सभी क्षेत्रों में अवधी बोली जाती है। प्राचीन काल में जो अवध था दोस्तों, अवध प्रांत था जो, यह लखनऊ, फैजाबाद यही सब उसी को अवध बोला जाता था। वहीं पे अवधी वहीं बोली जाती थी अवधी। ठीक, तो देखिए इसको याद करने का मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। देखिएगा पूर्व के छत्तीसगढ़ में बाघों की संख्या आधी है। पूर्व के छत्तीसगढ़ में बाघों की संख्या आधी है। देखिएगा पूर्व से क्या हो जाएगा आपका? पूर्वी हिंदी। पूर्व से पूर्वी हिंदी, छत्तीसगढ़ से छत्तीसगढ़ी, बाघों से बघेली और आधी से अवधि। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं। अगर ऐसे नहीं याद रख पा रहे हैं तो मैं आपको एक और तरीका बता रहा हूँ। देखिए ABCD तो आपको याद ही होगा। तो ABC पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आने वाली बोलियों का मैं टिक आपको लिख रहा हूँ। ABC यानी A से क्या हो जाएगा आपका? अवधि, B से बघेली और C से छत्तीसगढ़ी। तो इस तरह से आप बहुत ही आसानी से इन बोलियों को याद रख सकते हैं। किससे विकास हुआ है? तो पश्चिमी हिंदी का विकास शौरसेनी अपभ्रंश से, पूर्वी हिंदी का विकास अर्धमागधी अपभ्रंश से। अब आगे बात करेंगे दोस्तों अगली उपभाषा के बारे में। चलिए अगली उपभाषा है राजस्थानी हिंदी। हमारी अगली उपभाषा है दोस्तों राजस्थानी हिंदी। इसका विकास किससे हुआ है? तो उपनागर अपभ्रंश से हुआ है। राजस्थानी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? उपनागर अपभ्रंश से हुआ है। और इसके अंतर्गत 4 बोलियां आती हैं। कौन कौन सी? तो जयपुरी, मेवाती, मालवी, मारवाड़ी। देखिएगा जयपुरी को दुल्हाड़ी बोली के नाम से भी जानते हैं। जयपुरी को दुल्हाड़ी के नाम से भी जानते हैं। और यह कहाँ बोली जाती है? तो पश्चिम राजस्थान में बोली जाती है। जयपुरी कहाँ बोली जाती है? तो राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्रों में
बोली जाती है। अगली बोली है दोस्तों मेवाती। यह कहाँ बोली जाती है? तो उत्तरी राजस्थान में बोली जाती है। मेवाती उत्तरी राजस्थान में बोली जाती है। और मालवी जो है दोस्तों हमारी तीसरी बोली है, यह दक्षिणी राजस्थान में बोली जाती है। चौथी मारवाड़ी, यह पूर्वी राजस्थान में बोली जाती है। देखिए अब इसको याद कैसे करेंगे, तो यहाँ पे मैंने ट्रिक लिखा है, तो बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। राजस्थान के जयपुर जिले में मेवा और माल की चोरी करने पर मार पड़ी। फिर से सुनिए, राजस्थान के जयपुर जिले में मेवा और माल की चोरी करने पर मार पड़ी। तो जाहिर सी बात है दोस्तों, मेवा और माल बहुत कास्टली चीज होती है, तो इसकी जब भी चोरी होगी तो मार तो पड़नी तय है। तो देखिएगा राजस्थान से क्या हो गया दोस्तों? राजस्थानी हिंदी। राजस्थान से राजस्थानी हिंदी, यानी इसके अंतर्गत कौन कौन सी बोलियां आएंगी? तो पहला जयपुर से क्या हो जाएगा हमारा? जयपुरी। जयपुर से जयपुरी। मेवा से मेवाती। माल से मालवी। और माल से मारवाड़ी। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं कि राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी बोलियां आती हैं। अब आगे बात करेंगे दोस्तों, चौथी उपभाषा है हमारी बिहारी हिंदी। कौन सी? बिहारी हिंदी। और इसका विकास किससे हुआ है? तो मागधी अपभ्रंश से हुआ है। बिहारी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? तो मागधी अपभ्रंश से हुआ है। जब भी क्वेश्चन पूछा जाए कि बिहारी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है, तो मागधी अपभ्रंश से हुआ है। इसके अंतर्गत 3 बोलियां आती हैं, भोजपुरी, मैथिली और मगही। तो भोजपुरी कहाँ बोली जाती है? तो भोजपुरी बनारस, आजमगढ़, मऊ, बलिया, गोरखपुर, इन सभी क्षेत्रों में बोली जाती है। और मैथिली दरभंगा और उसके आसपास के इलाकों में बोली जाती है। मगही दोस्तों पटना, गया, भागलपुर, बिहार में बोली जाती है। इसको याद करने का तरीका देखिए, बिहार के भोजपुर में मैथा बहुत महंगी है। बिहार के भोजपुर में मैथा बहुत महंगी है, यानी बिहार से क्या हो गया? बिहारी हिंदी। भोजपुर से, बिहार का एक जिला है भोजपुर, वहां पे भोजपुरी बोली जाती है। तो बिल्कुल भोजपुर से क्या हो जाएगा? भोजपुरी। और मैथा से मैथिली। मैथा से क्या हो जाए? मैथिली। और महंगी से क्या होगा? मगही। महंगी से मगही। तो इस तरह से आप बहुत आसानी से याद रख सकते हैं। तो बिल्कुल आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत काम की चीज है। यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम अगली उपभाषा के बारे में बात करेंगे, पहाड़ी हिंदी। चलिए, उपभाषा है दोस्तों पहाड़ी हिंदी। कौन सी? पहाड़ी हिंदी। यह हमारी 5वीं उपभाषा है। और इसका विकास किससे हुआ है? तो खस अपभ्रंश से हुआ है। पहाड़ी हिंदी का विकास किससे हुआ है? खस अपभ्रंश से हुआ है। इसके अंतर्गत 3 बोलियां आती हैं। कौन कौन सी? नेपाली, गढ़वाली, कुमायूनी। नेपाली, गढ़वाली और कुमायूनी पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। यह भारत व नेपाल के पहाड़ी क्षेत्रों में बोली जाती है। तो इसको हम कैसे याद करेंगे? देखिएगा, पहाड़ी इलाके में नेपाली और गढ़वाली दोनों खूब कमाई करते हैं। पहाड़ी इलाके में नेपाली और गढ़वाली दोनों खूब कमाई करते हैं। तो पहाड़ी से क्या हो जाएगा? पहाड़ी हिंदी, यानी पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत आने वाली बोलियां कौन कौन सी? तो नेपाली से नेपाली हो जाएगा, गढ़वाली से गढ़वाली हो जाएगा, और कमाई से कुमायूनी। कमाई से क्या हो जाएगा दोस्तों? कुमायूनी। यानी 3 बोलियां जो है हमारी नेपाली, गढ़वाली और कुमायूनी किसके अंतर्गत आती है? पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। और इसका विकास किससे हुआ है? तो खस अपभ्रंश से हुआ है। अब बात करते हैं दोस्तों संविधान में जो संशोधन किया गया है, और संशोधन करने के बाद जो भाषाओं को जोड़ा गया है उनके बारे में। तो देखिएगा, जब हमारा संविधान लागू हुआ था, यानी 26 जनवरी 1950 को जब हमारा संविधान लागू हुआ था, तो उस समय केवल 14 भाषाओं को ही मान्यता दिया गया था। उस समय हमारे संविधान में केवल 14 भाषाओं का ही वर्णन किया गया था। और इस समय कुल कितनी भाषाएं हैं दोस्तों? तो 22 भाषाएं हो गई है। देखिएगा, पहला संविधान संशोधन हुआ था दोस्तों 21वां संविधान संशोधन 1967। 21वां संविधान संशोधन 1967 में सिंधी भाषा को इसमें जोड़ दिया गया था। 21वां संविधान संशोधन 1967 में सिंधी भाषा को इसमें जोड़ा गया। फिर 71वां संविधान संशोधन 1992 में 3 भाषाओं को इसमें जोड़ा गया। कौन कौन सा? तो आप याद कर सकते हैं, न, म, क, यानी नमक। न से क्या हो गया आपका? नेपाली, म से मणिपुरी, क से कोकड़ी। तो इस तरह से 3 भाषाओं को 71वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा गया। और लास्ट हमारा संविधान संशोधन है दोस्तों 92वां संविधान संशोधन 2003। इसमें 4 भाषाओं को जोड़ा गया था। कौन कौन सा? तो BDMS, यानी बी से हमारा हो गया बोडो, डी से डोंगरी, एम से मैथिली और एस से संस्थाली। यानी 92वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा 4 भाषाओं को जोड़ा गया। तो आज हमारी कुल भाषाओं की संख्या कितनी है संविधान में? 22 है। तो इस तरह से हमने देखी है दोस्तों
कि किस संविधान संशोधन के द्वारा कौन सी भाषा को जोड़ा गया है। तो बिल्कुल आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि यहाँ से आपके एग्जाम में जरूर प्रश्न पूछे जाते हैं कि किस सन में किस संविधान संशोधन के द्वारा कौन सी भाषा जोड़ी गई है। तो आशा करता हूँ क्लास आपको पसंद आई होगी। तो जाते जाते सभी लोग लाइक कर दीजिए और अपने मित्रों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। और जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में लगा हुआ बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। दोस्तों मैं इसी तरह एक एक करके सभी चैप्टर को हिंदी का बिल्कुल क्लियर करवा दूंगा। तो सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।